A very warm-hearted good evening, students. So I hope you all are doing good and you all must be healthy and safe. So today we are going to start with the very first chapter of chemistry class 10th, that is chemical reaction and chemical equation. As we all know, chemistry is incomplete without chemical reactions. आप जब भी chemistry पढ़ेंगे आपको chemical reactions ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब हम क्लास 9th में थे तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से chemical reaction लिखी जाती है, किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है ना। तो अब फाइनली हम इस चैप्टर में व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, how to write a chemical reaction, then how to write a balanced chemical reaction and finally types of chemical reaction, इन सभी पर हम बात करेंगे so that आपको एक जनरल केमिकल रिएक्शन लिखनी आ सके, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए सबसे बेसिक लेवल पे हमको केमिकल रिएक्शंस को लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका पहला चैप्टर है सो दैट आपको केमिकल रिएक्शन लिखना आ जाए एंड उसको बैलेंस करना आ जाए एंड उसके बाद फिर डिफ़िकल्टी लेवल्स बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम मूव करते हैं चैप्टर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। नंबर 1 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए केमिकल रिएक्शन जो होता है इट इंक्लूड्स अ केमिकल चेंज, जबकि जो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं इट इंक्लूड्स अ फिजिकल चेंज। तो हम इस टॉपिक में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज पर बात करेंगे। फिर हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन एंड उसमें होता क्या है, ठीक है। एंड देन कैसे इक्वेशन लिखी जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना H2 + O2 गिव्स H2O, वो कैसे लिखा जा रहा है वो सब भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें कितने एटम्स पार्ट ले रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं, उसको भी हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जा रहा है कि 2 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनने में कितने मॉलिक्यूल्स लगते हैं रिएक्टेंट के, यहाँ पर हम वही सीखेंगे। क्योंकि अगर आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अभी तो आपका ये बहुत ही बेसिक लेवल है, जब आप आगे जाओगे तो आप कभी भी बिना बैलेंस के इक्वेशन नहीं लिख सकते हो। एग्ज़ाम में अगर आपको कोई इक्वेशन या रिएक्शन लिखने को आती है तो आपको हमेशा उसे बैलेंस करके लिखना होगा, अदरवाइज आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको सबसे बेसिक लेवल पर बैलेंसिंग सिखा दी जाती है क्लास 10th में ही, ताकि आप हायर लेवल पर जाकर ये गलती ना करें, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम फाइनली मूव करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि आपके इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस बेसिकली इन जनरल देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले हेडिंग है हमारी चेंजेस अराउंड अस। In chemistry, we differentiate the changes into 2 categories, that is physical change and chemical change. Now, what is physical change? Melting of the ice. अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो वो अपने सॉलिड फेज से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसका फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, अब वो लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन क्या आइस एंड जो लिक्विड वाटर है उसका टेस्ट अलग होगा क्या? नहीं होगा। क्या उसका कलर में कोई डिफरेंस आता है? जैसे कि सॉलिड आइस जो था वो ब्लू कलर का था, जबकि जो लिक्विड वाटर है वो आपको येलो कलर का है। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो फिजिकल चेंज बेसिकली इन्वॉल्व चेंज इन द फिजिकल स्टेट, ठीक है। जैसे कि सॉलिड आइस से जब वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो उसका फेज में चेंज हुआ है। पहले वो सॉलिड था, अब लिक्विड में है। एंड अगर हम वाटर को बॉईल कर दे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कभी आपकी चेंज नहीं होगी। जो वेपर होगा उसका भी टेस्ट आपका लिक्विड वाटर की तरह ही होगा एंड आइस का भी टेस्ट वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या यही चीज़ आप मिल्क और कर्ड के लिए बोल सकते हो? मिल्क जो होता है उसका टेस्ट एंड कर्ड का टेस्ट क्या सिमिलर होता है? नहीं होता है। देन मिल्क आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि आपका जो कर्ड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। क्या आप वापस से कर्ड से मिल्क बना सकते हो? आंसर इज नो, नहीं बनेगा ना। जबकि हम
आइस से वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड लिक्विड को वापस से फ्रीज कर दोगे तो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इरिवर्सिबल है वो, ठीक है। जबकि आप मिल्क से एक बार अगर कर्ड बन गया है तो कर्ड से वापस से मिल्क नहीं बन सकता। तो इस तरह के चेंजेस जहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से बदल जाती हैं, ठीक है, मिल्क की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं जबकि आपका जो कर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, यानी कि पूरी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल गई हैं, उस तरह के चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। एंड इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द रिएक्टेंट, जिससे वो बना है उससे एंटायरली डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट जिससे कि हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में रिएक्शन कराए, ठीक है, तो जो आपने एज अ रॉ मटेरियल लिया है अपने रिएक्शन के लिए उसको कहते हैं रिएक्टेंट, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो इसमें यही डिफरेंस है। सबसे पहले तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है। जैसे कि अगर मैंने कांच का ग्लास लिया है एंड उसको तोड़ देती हूँ मैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एज इट इज रहेंगी, ओनली उसका फिजिकल शेप बदल जाएगा, ठीक है। पहले आपका ग्लास इस तरह से था, अब वो टुकड़ों में है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, बट उससे उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले वो व्हाइट कलर का था तो अब यहाँ पर ग्रीन कलर का हो जाएगा टूटते ही, नहीं होगा, ठीक है, एज इट इज रहेगा, ओनली उसका फिजिकल शेप बदल गया है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन, एंड ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहा जाता है, जहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम रहती हैं, ठीक है। एंड केमिकल रिएक्शन में इसके कॉन्ट्रास्ट में ऑपोजिट होता है, यहाँ पर जो सब्सटेंस बनेगा वो एंटायरली डिफरेंट होता है पेरेंट एटम से, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने मिल्क है, ठीक है, मिल्क से अगर मैंने कर्ड बनाया है तो कर्ड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एंटायरली डिफरेंट होगी मिल्क से, एंड वापस से आप चाहो कि इस कर्ड को आप मिल्क में कन्वर्ट करो तो वो भी नहीं होगा, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैंने पानी में शुगर डाला, ठीक है, तो अब जो आप पानी पियोगे वो मीठा पानी होगा, है ना, लेकिन क्या उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आया, इट स्टिल हैव वाटर एंड शुगर, यानी कि अपने पेरेंट एटम की इसके पास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। शुगर क्या होता है, मीठा होता है, तो वाटर भी मीठा लग रहा है, एंड वाटर जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो भी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन क्या यही चीज़ कर्ड के लिए एप्लीकेबल है? क्या कर्ड मिल्क की तरह होता है टेस्ट में? नहीं। फिर उसकी जैसा शेप में होता है? नहीं। तो कर्ड की प्रॉपर्टीज और मिल्क की प्रॉपर्टीज एकदम अलग अलग हैं, जबकि अगर हम शुगर वाटर को लें तो उसकी प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट एटम से मैच कर रही हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फिजिकल एंड केमिकल चेंज में, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं जिससे वो बन रहे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर रिएक्टेंट जो होगा वो एंटायरली डिफरेंट होगा एंड उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, एंड जो प्रोडक्ट होगा उसकी भी प्रॉपर्टीज अलग होंगी एंड वो भी अलग होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिखे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिर है लाइटनिंग ऑफ द बल्ब। अगर आप अपने घर में एक बल्ब को जला रहे हो यानी कि ऑन एंड ऑफ कर रहे हो तो उससे बस आपको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एज सच कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। देन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो होता है वो जब सब्लिमेट करता है तो अपने सॉलिड फॉर्म से एंटायरली कन्वर्ट होके वेपर फॉर्म में चला जाता है। जैसे देखो वाटर क्या है, वाटर तो पहले सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाता है, लेकिन आपका आयोडीन के साथ ऐसा केस नहीं है, वो सीधा सॉलिड से वेपर फेस में जाता है, ठीक है। जैसे आपने अपने घरों में नैफ्थलीन बॉल्स जरूर देखी होंगी, ठीक है। आपकी मम्मी या पापा जो बेड में कपड़े डाले जाते हैं या अलमारी में कपड़े डाले जाते हैं तो उसमें नैफ्थलीन बॉल्स को इंसर्ट कर देते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट्स। ना ये नैफ्थलीन बॉल जब स्टार्टिंग में होती तब तो बड़ी बड़ी सी होती हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं नैफ्थलीन बॉल्स को 1 महीने या 2 महीने बाद देखोगे तो इतनी छोटी छोटी हो जाती है। पहले इस तरह से थी एंड जब इसको 1-2 महीने बाद देखोगे तो इस तरह से हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं,
ठीक है। तो सब्लिमेशन मतलब होता है अपने सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड फेज के, ठीक है। तभी आप अगर 1-2 महीने बाद कपड़ों को स्मेल करोगे तो उसमें से नैफ्थलीन की स्मेल आती है, ठीक है, क्योंकि सारा वेपर उस कपड़ों में चला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका अगेन फिजिकल चेंज है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है। नैफ्थलीन की जो स्मेल नैफ्थलीन बॉल्स में थी वो सेम स्मेल आपके कपड़ों में भी आएगी, उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बस उसका फिजिकल स्टेट बदल गया है। वो पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब वेपर फॉर्म में, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। जबकि केमिकल चेंज में जब आपका रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट इंटायरली डिफरेंट होता है, वो बिल्कुल मैच ही नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज ना ही वो खुद कुछ भी मैच नहीं करेगा उसका, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से, मॉलिक्यूल से, सॉरी। तो देखो केमिकल चेंज क्या होता है, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बनता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से, एंड नई प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी रिएक्टेंट से मैच नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे कि मिल्क टर्निंग सार, अगर मिल्क आपका खट्टा हो जाता है तो उसका टेस्ट एंड जो एक्चुअल मिल्क है उसका टेस्ट दोनों ही अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई हैं। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ द आयरन। आपके घर में जो भी पुराने लोहे के सामान है आप उस पर ज़रूर देखते होंगे जंग लग जाती है ना। पहले वो बहुत ही पॉलिश्ड होता है एंड अगर उसको आप 1 साल 2 साल बाद देखो तो उसमें जंग लग जाती है, ब्राउन कलर का पाउडर उस पर जनरेट हो जाता है। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज द रस्टिंग ऑफ द आयरन। ये तब होता है जब आपका आयरन जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है एंड देन कंटिन्यूसली ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। तो आयरन जो होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है एंड यही फेरिक ऑक्साइड ही उस आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का पाउडर आपका फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं रस्ट, ठीक है। तो अब ये जो रस्ट है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एंटायरली डिफरेंट है आपके आयरन से। आयरन सोचो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, देखो ये आयरन का पीस है एंड ये है उसका रस्टेड फॉर्म, ठीक है। तो देखो इसका नेचर देखो, ये पाउडर फॉर्म में है एंड ये आपका सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। एंड ये जो पाउडर है इससे अगर आप सोचो कि वापस से आयरन बना लोगे तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पाउडर जो है वो अब आपका आयरन रह नहीं गया, ये सिर्फ फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, FeO, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। जबकि ये जो आयरन है ये एंटायरली प्योर आयरन है, इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो अब जो नया सब्सटेंस बना है वो एंटायरली डिफरेंट है इससे, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं घरों के जो भी रॉड वगैरह बनाने के लिए, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। जब ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप सभी ने फ्रूट जूस तो पिया ही होगा, ठीक है। तो फ्रूट जूस को फर्मेंट करके अल्कोहल बनाया जाता है एंड अल्कोहल हैज़ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अल्कोहल पीना सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है, जबकि फ्रूट जूस हमारे लिए उतना ही ज़्यादा हेल्दी है। सोचो बना वो फ्रूट जूस से ही है लेकिन वो हमारे लिए अनहेल्दी है एंड फ्रूट जूस हमारे लिए हेल्दी है। तो देखिए किस तरह से केमिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। अल्कोहल बहुत ही बिटर टेस्ट का होता है जबकि फ्रूट जूस का टेस्ट बहुत ही स्वीट होता है, ठीक है। एंड देन आपका अल्कोहल पीने से आपके जो CNS होते हैं वो ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं एंड जबकि फ्रूट जूस में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो एंटायरली आपका केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई है। जब नया सब्सटेंस बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज कभी भी मैच नहीं करती है रिएक्टेंट से, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुकिंग ऑफ द फूड। जैसे मान लीजिए आपने एग से ऑमलेट बनाया, तो ऑमलेट से क्या वापस से आप एग बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना। अगर आपने एग को बॉईल करके उबाल के खाया तो क्या उस उबले हुए अंडे से आप वापस से ओरिजिनल एग को वापस से रिकवर कर सकते हो? आंसर इज नो। तो कुकिंग ऑफ द फूड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार रिएक्शन हो गई तो अब वो वापस से इरिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। उबले हुए अंडे से आप वापस से एग को नॉर्मल नहीं ला सकते, ठीक है। ऑमलेट से वापस से एग नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से बदल गई हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है,
बट क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। बट वो ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? तो वो प्लांट से आ रही है। प्लांट में भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, उससे ये ऑक्सीजन निकलती है। अगर प्लांट में केमिकल रिएक्शन नहीं होती तो आज हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो इस अर्थ पर जो भी लाइफ आपको देखने को मिल रही है वो कभी भी नहीं होती। इनफैक्ट आपके अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अर्थ पर बहुत ही लंबे समय से केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, होती आ रही हैं, जिसकी वजह से आज आपको प्रेजेंट डे में इतनी सारी बायोडाइवर्सिटीज देखने को मिल रही हैं। कई सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आपस में रिएक्ट करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया था, एंड वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही फिर धीरे धीरे इवॉल्व होके आज प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस जिसकी वजह से लाइफ आपकी ओरिजिनेट हुई है अर्थ पर। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, जो भी केमिकल चेंज होते हैं वो तभी होते हैं जब आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। मिल्क जो है वो आपका कर्ड में चेंज हुआ है क्योंकि उसमें रिएक्शन हो रही है, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका मिल्क है। ठीक है, नाउ मिल्क जो होता है वो किससे बना हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, एटम से। ये आप क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो मान लीजिए मिल्क के अंदर जो एटम्स हैं वो आपके कुछ इस तरीके से अरेंज है। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर उनका अरेंजमेंट इस तरह से है जिसकी वजह से वो मिल्क जो है वो आपका कैसा है, लिक्विड फेस में भी है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी आपकी डिफरेंट है। जबकि आपका जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कि जब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा तो जो कर्ड बनेगा उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो कभी भी इस जैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तभी तो नया सब्सटेंस बना है नई प्रॉपर्टीज के साथ, क्योंकि अगर एटम्स ऐसे ही अरेंज होते तब तो वो मिल्क ही कहलाता ना, लेकिन उसमें एटम्स का अरेंजमेंट बहुत ही अलग तरीके से होता है। एंड ये खास बात है केमिकल रिएक्शंस की। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो अलग तरीके से रीअरेंज होते हैं, एंड इस तरीके से रीअरेंज होते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है इट विल बी कम्प्लीटली एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो आपका एटम्स का अरेंजमेंट है वो है सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, ये मैं बस आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होता होगा। ठीक है, तो देखो एटम्स का अरेंजमेंट इस जगह पर देखो, इस जगह पर देखो, एंटायरली डिफरेंट है ना, एंड दैट इज वाई दे हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मिल्क, क्योंकि कर्ड के अंदर जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो अलग तरीके से है जो कि उसको अलग प्रॉपर्टीज देगा, एंड मिल्क में एटम्स का अरेंजमेंट अलग है जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेसिकली आपके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एंड वो एटम्स का रीअरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। यानी कि आप सोचो कि इस एटम के अरेंजमेंट को वापस से इस वाले अरेंजमेंट पे ले आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जबकि फिजिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए ये आपकी आइस है, ठीक है, ये आपकी आइस है, एंड ये जब मेल्ट होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, यानी कि वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो एटम का अरेंजमेंट है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है, वो जस्ट लाइक द प्रीवियस, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो एटम्स होते हैं वो एज इट इज अरेंज होते हैं, तभी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, ओनली फिजिकल स्टेट बदलता है। आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया तो सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसके अंदर एटम्स जो है वो एज इट इज हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसी की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। ठीक है, वाटर को टेस्ट करिए चाहे आइस को टेस्ट करिए वो सेम ही होंगे ना, उनका कलर चेंज होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इज इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में एटम्स अलग तरीके से अरेंज थे, तो इनको सर्कल फॉर्म में अगर पहले कन्वर्ट होना है तो इनको आपस के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे एंड सर्कल के फॉर्म में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स है वो पहले ब्रेक होंगे एंड देन दूसरी तरीके से स्ट्रक्चर को
फॉर्म करेंगे, एंड दैट इज वाई जो नया सब्सटेंस बनेगा वो कभी भी रिजेंबल नहीं करता है अपने ओरिजिनल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, क्योंकि वहाँ पर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है देन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। And new bonds are formed within the product molecules in order to form a new substance. अगर नया सब्सटेंस बनाना है तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर एटम्स का अरेंजमेंट भी अलग होगा, तभी नया सब्सटेंस बना है। अगर इस जैसा ही होता तो ये मिल्क ही होता, तब कर्ड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द रिएक्टेंट। ना ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो किस तरह से अरेंज है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मिल्क को जो प्रॉपर्टीज मिली है वो उसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो इस तरीके से इसीलिए है, ठीक है। मान लीजिए जो मिल्क है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब आपका कर्ड बनता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वो इसीलिए क्योंकि इसमें जो आपका एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग है, इसमें अलग है। नाउ क्योंकि यहाँ पर एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। मिल्क हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कर्ड विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना। एक और अगर आप एग्जांपल देखो तो मान लीजिए मैंने एक पेपर लिया देन उसको बर्न कर दिया, तो अब पेपर कन्वर्ट हो जाएगा एशेस में। तो एशेस की क्या प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगे पेपर की तरह? पेपर पे आप लिख सकते हो, क्या आप एशेस पर यानी कि राख पर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। पेपर आपका जो होता है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है ना, जबकि एशेस जो होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, ठीक है। पेपर वाइट कलर का होता है, एशेस ब्लैक कलर की होती हैं। तो देखो कितनी तरह से वो प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, है ना। तो यही आपका खास फीचर होता है केमिकल रिएक्शन का, ठीक। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटेल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कभी हम एटम्स बोलते हैं, कभी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, कभी एलिमेंट्स, कभी कंपाउंड्स, तो दैट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम केमिकल रिएक्शन पे मूव करेंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही नहीं क्लियर है देन आप केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट करोगे लिखना तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मेस्ड अप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन चारों में डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज एटम्स, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। तो जब भी हम बोलते हैं किसी भी रिएक्शन में एटम ने पार्टिसिपेट किया है, दैट मीन्स एक एटम की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम जो है वो आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। दैट मीन्स सोडियम का एक एटम यानी कि एक सोडियम का एटम रिएक्ट कर रहा है एक क्लोरीन के एटम के साथ, ठीक है, Na+Cl, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एटम्स, ठीक है। नाउ जब ये आपका रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। क्या कहते हैं? कंपाउंड, NaCl। नाउ कंपाउंड मतलब होता है मिक्सचर ऑफ एटम्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोडियम एंड क्लोरीन का एटम आपस में मिक्स्ड है, तो इसको हम कह रहे हैं कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड मतलब मिक्सचर ऑफ एटम्स। नाउ नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अगर हमने एक से ज़्यादा एटम्स को आपस में कंबाइन करके फॉर्म कराया है तो दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने ऑक्सीजन का एक एटम लिया एंड उसका ही एक और ऑक्सीजन एटम लिया एंड ये आपस में फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यानी कि एक से ज़्यादा एटम कंबाइन करके जब फॉर्म करते हैं दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। तो जब दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल नोन एज ऑक्सीजन। सिमिलरली जब आपका क्लोरीन जब दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होगा तो देन इट विल फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल दैट इज Cl2। तो इस तरह से आपके जो भी आपको देखने को मिलते हैं ना Br2 देन आपका O2 देन Cl2, तो ये सब आपके हो गए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स पे ना। एलिमेंट्स मतलब होता है एक ही तरह का एटम है लेकिन बहुत सारे नंबर में। जैसे कि आपने एल्यूमिनियम फॉइल तो यूज़ करी होगी आपस अपने घर में, तो ये जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है उसमें आपके सिर्फ एल्यूमिनियम ही एटम होते हैं लेकिन बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम्स प्रेजेंट होंगे एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स में बहुत सारे आपके एल्यूमिनियम के पार्टिकल हो सकते हैं
एटम हो सकते हैं, ठीक है। एंड जब हम एटम बोलते हैं तो सिर्फ एक एटम की बात हो रही है, यानी कि सिर्फ एक एल्यूमिनियम, जबकि एलिमेंट में बहुत सारे, ठीक है। इसी तरह से गोल्ड, हमने बोला कि मैंने गोल्ड की ज्वेलरी पहन रखी है, दैट मीन्स इट हैज़ ओनली गोल्ड एटम, लेकिन बहुत सारे अमाउंट में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट। नाउ कंपाउंड मतलब होता है दो अलग अलग एटम का मिक्सचर, जैसे कि NaCl इज अ कंपाउंड बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट एटम्स, सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम। क्या ये आपस में रिजेंबल कर रहे हैं? नहीं, ये अलग अलग है। अगर यहीं पर Cl एंड Cl होता देन इट इज मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल हो जाता, ठीक है। कंपाउंड मतलब होता है दो अलग अलग एटम, दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिक टर्म्स हैं जो कि हर केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं। कहीं पर एटम्स को यूज किया जाता है, कहीं मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, कहीं एलिमेंट्स को, कहीं कंपाउंड्स को, एंड कहीं पर हो सकता है एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हो, या मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स को आपस में कंबाइन किया जा रहा हो, है ना। अच्छा, एक और चीज़ है आयंस, ठीक है, आयंस भी आपके होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको आयंस भी रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो आयंस मतलब होता है एटम तो है, ठीक है, उस पर चार्ज लगा हुआ है, जैसे कि Na+Cl-, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आयंस। तो कोई भी एटम जिस पे आपको चार्ज दिखाई पड़े दैट इज कॉल्ड आयंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, एंड जब हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तब आपको ये सबको वापस से देखना ही होगा, ठीक है। तो उस टाइम आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा अगर यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो देखिए, कंपाउंड्स दैट इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। तो नए कंपाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड जो फाइनल चीज आपकी बन के आती है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट, वेयर एज न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज मस्ट अकर विच इज जनरली ऑब्जर्व विद फिजिकल चेंज लाइक प्रेसिपिटेशन, हीट प्रोडक्शन, कलर चेंज एक्सेट्रा। तो केमिकल रिएक्शन में आपका एक बहुत ही खास फीचर होता है कि वो केमिकल रिएक्शन आपको फिजिकल चेंज के साथ होते हुए दिखाई पड़ेगा, यानी कि आप उसको थोड़ा बहुत देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि जब मैंने एग को बॉईल किया, ठीक है, तो एग जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि जब बॉईल करके आप एग खाओगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। देन एग का जो कलर है वो येलोइश लिक्विड होता है, जबकि जो बॉइल्ड एग है वो वाइट कलर का होता है ना। देखो कितना डिफरेंस है। देन टेस्ट की अगर आप बात करें तो टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द फिजिकल चेंज। सिमिलरली जब हम किसी भी कागज को बर्न करते हैं तो वो एशेस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो पहले जो आपका पेपर था वो कैसा था, सॉलिड फॉर्म में था, एंड अब वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर वो सॉलिड से पाउडरी फॉर्म में कन्वर्जन हो गया है। तो ये आपको फिजिकल चेंज होते हुए भी दिखाई पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट मेक्स केमिकल रिएक्शन वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज ऑलवेज अकम्पनीड विद अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देखिए, अ रिएक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन द टू एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स एंड दे फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। देखिए ये बात आ गई ना कि जो रिएक्शन होता है वो दो एटम्स के बीच में भी हो सकता है, दो आयंस के बीच में भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। एंड जब वो रिएक्ट करते हैं तो एक नया बॉन्ड बनाते हैं, एंड नो एटम इज डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड बट अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें आपके एटम्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आयंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये जो एटम्स होते हैं ओनली रीअरेंज होते हैं, ठीक है, उनमें बस रीअरेंजमेंट होता है, कोई भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके रिएक्टेंट में दो एटम सोडियम के हैं तो जो आने वाला प्रोडक्ट होगा उसमें सिर्फ एक ही एटम होगा, नहीं, एटम्स का कहीं पर भी कोई डैमेज या डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ओनली उसका शेप एंड स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका सोडियम है, ठीक है, उसका जो एटम्स हैं ये कुछ इस तरह से अरेंज थे, एंड ये आपका क्लोरीन है, उसके एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब NaCl बनेगा तो उसमें ये सारे देखो 1 2 3 4 5 6 7,
तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पर सारे एटम प्रेजेंट होंगे, सोडियम के भी एंड क्लोरीन के भी, कोई भी डैमेज नहीं होंगे। डिफरेंस क्या रहेगा? स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होगा ना वो इससे ही रिजेंबल होगा ना इससे रिजेंबल होगा, तभी तो ये नया सब्सटेंस है विद नई प्रॉपर्टीज, क्योंकि रिएक्टेंट से इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या आयन डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सिर्फ उसके एटम्स रीअरेंज होते हैं। ठीक है।